हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफेज में जो बैक्टीरियो शब्द है, इसका अर्थ होता है बैक्टीरिया, जबकि फेज का अर्थ होता है ईटर यानी कि खाने वाला। तो बैक्टीरियोफेज क्या हो गया? जो बैक्टीरिया को खाते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं या जीवाणुभोजी कहते हैं। भोजी का मतलब ही खाने वाला होता है, खाने वाला। या ये कहें, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो बैक्टीरियोफेज की जो डिस्कवरी है वो दो साइंटिस्ट ने की थी। पहले थे F.W. टॉड, इन्होंने 1915 में, और दूसरे साइंटिस्ट थे फेलिक्स डी हेरेले। इन्होंने अलग अलग 1917 में बैक्टीरियोफेज की खोज की। फेलिक्स डी हेरेले ने ही सबसे पहले बताया था कि बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या करता है। बैक्टीरियोफेज ये ई कोलाई को डिस्ट्रॉय करता है। ई कोलाई यानी कि ईस्चेरिशिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को डिस्ट्रॉय करता है। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। इसके जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन में ही कुछ फेज फैक्टर पाए जाते हैं। फेज फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इस परिघटना को इन्होंने क्या कहा? प्रेजेंट होते हैं। इस परिघटना को इन्होंने नाम दिया टॉड डी हेरेले फिनोमिनन। तो स्टेफाइलोकोकस एल्बस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके सस्पेंशन में कुछ फेज फैक्टर पाए जाते हैं। इस फिनोमिना को टॉड डी हेरेले फिनोमिनन कहा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि बैक्टीरियोफेज का संरचना कैसी होती है। तो बैक्टीरियोफेज की जो संरचना है वो टेडपोल लाइक होती है। टेडपोल यानी कि फ्रॉग या मेढक, उसका जो लार्वा होता है उसे हम लोग टेडपोल कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में मेनली डिवाइड होता है। पहला होता है इसका हेड और दूसरा होता है इसकी टेल। तो इसका जो हेड होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है, कुछ इस तरह से। ये बैक्टीरियोफेज का हेड हो गया, हेक्सागोनल टाइप का। हेड से एक सेंटर कोर निकली हुई होती है। ये बैक्टीरियोफेज का जो हेड है, इसके चारों ओर एक प्रोटीन शीथ लेयर पाई जाती है, कुछ इस तरह से। ये बैक्टीरियोफेज का हेड हो गया जो कि हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक होता है, और ये न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है। इसके हेड के अंदर सेंटर में
इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड है जो कि कॉइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके हेड की जो चौड़ाई है वो 650 एंगस्ट्रॉम की होती है, जबकि इसकी लंबाई ये लगभग 950 एंगस्ट्रॉम होती है। इस हेड के चारों ओर एक जो लेयर दूसरी पाई जाती है इसे प्रोटीन कोट कहते हैं। प्रोटीन कोट। इसके बाद इसके हेड से सेंटर कोर निकला हुआ होता है। ये इसका सेंटर कोर है। सेंटर कोर। इस सेंटर कोर में ऊपरी साइड पे यहाँ पर कॉलर पाया जाता है। कॉलर। इस सेंटर कोर के चारों ओर कुछ हेलिकल प्रोटीन शीथ पाई जाती हैं। ये शीथ जो हैं 24 एंगुलर रिंग की होती हैं, कुछ इस तरह से। इसे क्या कहेंगे? हेलिकल प्रोटीन शीथ। प्रोटीन शीथ। इसके एंड पर एक बेसल प्लेट पाई जाती है। यहाँ पर इसे बेसल प्लेट भी कहते हैं या टेल प्लेट भी बोलते हैं। बेसल या टेल प्लेट। इस बेसल प्लेट से ही टेल फाइबर निकले हुए होते हैं, कुछ इस तरह से, जो कि 6 होते हैं नंबर में। इन्हें हम लोग टेल फाइबर बोलते हैं, जो कि नंबर में कितने होते हैं? 6। और ये होस्ट से अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड अटैचमेंट होस्ट से ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने देखा बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया और ईटर 2 शब्दों से मिला है। सॉरी, बैक्टीरियोफेज जो है उसमें बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है ईटर। बैक्टीरिया और ईटर मतलब कि जो बैक्टीरिया को खाते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हिंदी में इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज जो है, या ये कहें वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। इसकी डिस्कवरी जो है वो F.W. टॉर्ट ने 1915 में और फेलिक्स डी हरेले ने 1917 में की थी। बैक्टीरियोफेज जो है ई कोलाई को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बात बताया था फेलिक्स डी हरेले ने। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने ही बताया कि एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस एल्बस, उसके सस्पेंशन में कुछ फेज फैक्टर पाए जाते हैं जिन्हें इन्होंने टॉर्ट डी हरेले फिनोमिना कहा। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेडपोल लाइक होता है। टेडपोल यानी कि जो फ्रॉग का हमारा लार्वा होता है उसे हम लोग टेडपोल बोलते हैं, उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है इसका हेड जो कि हेक्सागोनल टाइप का होता है। ये हेड न्यूक्लियोकैप्सिड का बना हुआ होता है। इस हेड के चारों ओर एक प्रोटीन की कोट पाई जाती है। हेड के अंदर सेंटर में ही न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि कॉइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हेड की चौड़ाई 650 एंगस्ट्रॉम जबकि लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम होती है। हेड से इसकी टेल निकली हुई होती है और ये सेंटर कोर होता है। इसमें सेंटर कोर के ऊपरी हिस्से पर कॉलर पाई जाती है और साथ ही में सेंटर कोर से हेलिकल प्रोटीन शीथ पाई जाती है जो कि 24 एंगुलर रिंग की होती है। इसके अंत में बेसल प्लेट पाई जाती है। बेसल प्लेट या इसे ही हम लोग टेल फाइबर कहते हैं।
टेल प्लेट कहते हैं। बेसल प्लेट से ही टेल फाइबर निकले हुए होते हैं जो कि 6 नंबर में होते हैं, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं होस्ट से। और इसका जो टेल का साइज होता है वो होता है 950 एंगस्ट्रॉम। ये इसका जो लंबाई है वो है 950 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोगों ने आज बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर और बैक्टीरियोफेज के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज का रिप्रोडक्शन। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बैक्टीरियोफेज का जो रिप्रोडक्शन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है इसका अटैचमेंट। इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज जो है वो अपने होस्ट से अटैच होता है। दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो होता है पेनिट्रेशन। इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल या फिर स्वयं को ही होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। तीसरा स्टेप होता है रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। इस स्टेप में क्या होता है? सिंथेसिस। इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज अपने प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन करता है। चौथा स्टेप इसका होता है असेंबली। असेंबली में क्या होता है? जो भी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बनी हैं उनको जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है। और 5th स्टेप में इस वायरस को रिलीज कर दिया जाता है होस्ट की बॉडी से। रिलीज इसका लास्ट स्टेप हुआ। तो कौन कौन से 5 स्टेप हुए? पहला हुआ अटैचमेंट जो कि होस्ट से अटैच करता है। दूसरा में पेनिट्रेशन। इस स्टेप में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज जो है वो या तो अपना जेनेटिक मटेरियल या फिर खुद को ही होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। तीसरे स्टेप में बैक्टीरियोफेज होस्ट के अंदर अपनी प्रोटीन्स का निर्माण करता है और न्यूक्लिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। 4th स्टेप में क्या होता है? जो भी सिंथेसिस हुई है न्यूक्लिक एसिड की या प्रोटीन की, उन सब की असेंबली करता है। और 5th स्टेप में ये होस्ट के बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये 5 स्टेप हो गए हमारे रिप्रोडक्शन के। अब रिप्रोडक्शन जो है वो 2 पाथवे में होता है, तो वो भी देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के पाथवे। रिप्रोडक्शन के 2 पाथवे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लाइटिक पाथवे और सेकेंड वन इज लाइसोजेनिक पाथवे। लाइटिक पाथवे को विरुलेंट पाथवे भी कहते हैं, या फिर नॉन टेम्परेट पाथवे भी कहते हैं। नॉन टेम्परेट पाथवे भी कहा जाता है। जबकि लाइसोजेनिक को नॉन विरुलेंट या फिर टेम्परेट पाथवे कहते हैं। टेम्परेट पाथवे भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इनके दूसरे नामों में ही डिफरेंस होता है या कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर विरुलेंट है लाइटिक में और नॉन टेम्परेट है, जबकि लाइसोजेनिक में नॉन विरुलेंट है और टेम्परेट है। लाइटिक में क्या होता है? इसमें होस्ट सेल की लिसिस हो जाती है। तो ये क्या करता है? कॉज लिसिस ऑफ होस्ट सेल, और जिसे कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशन। इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इसका है टी फेज। और ये जो प्रोसेस है, ये पाथवे है,
वो ट्रांसडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसडक्शन प्रोसेस। दूसरा है लाइसोजेनिक पाथवे। लाइसोजेनिक पाथवे में क्या होता है, ये होस्ट सेल को जो है लिसिस नहीं करते हैं। लिख सकते हैं डू नॉट cause lysis of host cell। इसे कहा जाता है गेस्ट होस्ट रिलेशन, नोन एज गेस्ट होस्ट रिलेशन। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है लैम्डा फेज। हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन इसमें दो पाथवे होते हैं। पहला होता है लाइटिक पाथवे, दूसरा होता है लाइसोजेनिक पाथवे। लाइटिक का मतलब होता है लिसिस करना या फिर किसी चीज़ को ब्रस्ट आउट करना। इस पाथवे को विरुलेंट पाथवे या फिर नॉन टेम्परेट पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिसिस ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट सेल की लिसिस हो जाती है। इसे मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टी फेज और ये ट्रांसडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो इसका पाथवे है वो है लाइसोजेनिक पाथवे। इसे नॉन विरुलेंट या टेम्परेट पाथवे भी कहते हैं। इसमें जो है होस्ट सेल की लिसिस नहीं होती है। इसे गेस्ट होस्ट रिलेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है लैम्डा फेज। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्शी एंड चेज। क्या नाम था, हर्शी एंड चेज। इन्होंने 1952 में सबसे पहले बताया कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड होता है वही इन्फेक्टिव एजेंट है। न्यूक्लिक एसिड जो है वही क्या है, इन्फेक्टिव पार्ट होता है। इन्फेक्टिव पार्ट होता है, यही इन्फेक्शन कॉज करता है। इसीलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसे हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। एक में क्या किया था, इन्होंने डीएनए को P53 से लेबल कर दिया और दूसरे में प्रोटीन को सल्फर 35 से लेबल किया और उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन्फेक्टिव पार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज को पूरा कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली क्लास में हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।